नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश सोने का तिलिस्म। हमने इसलिए नाम दिया है कि फोर्ट नॉक्स के जो यूएस का गोल्ड रिजर्व है उसको लेकर काफ़ी चर्चाएं हैं। चर्चा इसलिए है क्योंकि वहाँ पर जो सोना रखा हुआ है वो करीब 4500 टन सोना उस गोल्ड रिजर्व में, हालांकि यूएस का वो एकमात्र रिजर्व नहीं है लेकिन वो सबसे बड़ा गोल्ड रिजर्व यूएस का है। अब उसकी ऑडिट की जाएगी और उसकी लाइव स्ट्रीमिंग भी की जाएगी कि वाकई वहाँ पर वो सोना है या सोने की जगह कुछ और भी रखा हुआ है या कुछ मिक्सिंग है, तो पूरी ऑडिट की जाएगी। तो इस बात को लेकर काफ़ी चर्चाएं हैं, अलग अलग स्पेकुलेशन इसको लेकर है कि क्या कुछ उसके अंदर हो सकता है, उसका बाजार पर क्या होगा, क्या ये इसके पीछे रैशनल ये तो नहीं है कि यूएस उसकी रीवैल्यूएशन करना चाहता है गोल्ड की। तो तमाम तरह की अटकल है, यही आज समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ 3 मेहमान हैं जो आज आपको समझाएंगे और सोने का तिलिस्म ये हमने इस शो का नाम दिया। हमारे साथ हैं नितिन केडिया हैं, EIJGF के सेक्रेटरी हैं, हर्षल बरोत हैं, सीनियर कंसल्टेंट है मेटल फोकस से, और मेटल फोकस के फाउंडर और MD फिलिप न्यूमैन भी हमारे साथ है। शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, आप लोगों ने वक्त निकाला है। सबसे पहले I would like to start with Mr. Newman. There is so much buzz and talk about the Fort Knox. What are the rationale and strategy of United States to go for audit for this gold reserve, sir? That's a really good question. It's really hard to say what the rationale is for what they're trying to do. I think at the moment, Musk is looking at all branches of government. Is this something real? Is it really just more of a presentation to get the attention of the market on what they're doing? But I think even if we take a step back, and even if they revalue the gold reserves, which are valued just over $42 an ounce, if they value those to today's prices, what that means in terms of the US finances, US debt levels, I think the revaluation adds about, I think 700, depends on the gold prices, of course, but somewhere over, I think, $760 billion in total or thereabouts. So in terms of where the finances are of the US government, really, I think it's a drop in the ocean. And then furthermore, of course, it's a one-off valuation or revaluation. It just provides some short-term support now, and that's it. There's no more support going forward. So I think it's more from a presentational standpoint. I don't think at this point in time it's something that we should take that seriously, if I'm honest with you. But of course, who knows what will happen tomorrow. But I think even if they were to revalue, I don't think it has much of an impact on the gold market. You could make the argument that focus on central bank gold holdings would add to the positive sentiment around central bank gold activity. So that could be a good thing for the market. But in terms of sort of underlying supply and demand at this point in time anyway, we don't think there'll be any impact. ओके, यानी फिलिप का कहना है कि यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा सीरियसली इस ऑडिट को नहीं लेना चाहिए और गोल्ड मार्केट पर इसका बहुत ज़्यादा असर नहीं होगा। नितिन जी, आप बताइए, आपको क्या लग रहा है फोर्ट नॉक्स को लेकर जिस तरह की कहानियां बन रही है? एक ट्रेडर्स के ग्रुप में 2 तरह की कहानियां बन रही है। एक तो यूएस चाहता है कि उसका रीवैल्यूएशन हो गोल्ड का, और साथ ही जो एक बज है एक तरह का क्रिएट किया जा रहा है कि हो सकता है कि वहाँ पे कुछ गोल्ड वहाँ पे ना हो जितनी गोल्ड रिजर्व की बात की जा रही है। क्या कुछ है इसके बारे में? आपकी दलील क्या है? आपकी रीडिंग कैसे, आप इसे कैसे देखते हैं? Great regards to Newman ji. I think we are just after 2 or 3 years we are just interacting in the same panel. So my great regards to him. Now coming back to this particular issue, देखिए विश्वमान जी, कुछ ना कुछ करके ना, मतलब गोल्ड मार्केट के ऊपर जो है वो किसी ना किसी तरह से सप्लाई और जो डिमांड है उसके ऊपर एक रूमर बनाने की कोशिश की जा रही है, और ये इंटरनेशनली हो रहा है। अगर हम इसको देखें तो 2 महीने पहले इसकी शुरुआत कहाँ से हुई कि यूएस जो है वो गोल्ड के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा सकता है, और जिसकी वजह से हमने देखा कि लंदन से जो शिपमेंट्स थे, इनफैक्ट $4 बिलियन का शिपमेंट जो है वो जेपी मॉर्गन ने किया, और जो एक आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी थी, या मान लीजिए गोल्ड के जो फॉरवर्ड रेट्स थे, वो हमने देखा किस तरीके से बढ़ गए, और जो इसका फायदा हुआ वो बैंकर्स को हुआ। अब इस पर्टिकुलर फोर्ट नॉक्स की अगर मैं बात करता हूँ तो इशू की जो शुरुआत हुई वो एक ट्वीट से हुई, जिस ट्वीट में ये बोला गया कि 1974 के बाद जो है वो
गोल्ड का फोर्ट नॉक्स के अंदर किसी भी तरह का ऑडिट नहीं किया गया है। तो उसके ऊपर इलॉन मस्क का एक रिप्लाई आया है कि अगर नहीं हुआ है तो वी शुड डू दिस। और 2011 से अमेरिकन सीनेट जो इसके पीछे पड़े हैं कि इसका एक ऑडिट होना चाहिए, और जो खास करके रिपब्लिकन है, तो उसके बाद एक ये बात तूल पकड़ गई कि अब चूंकि ट्रम्प जो है वो इस तरह की चीजों को पसंद करते हैं, तो यहाँ पे ये हो सकता है कि इसका ऑडिट हो। और अगर ऑडिट में ऐसा नहीं पाया गया कि वहाँ गोल्ड है, तो इसकी वजह से गोल्ड के प्राइसेस जो है वो शूट कर सकते हैं $3,000 के ऊपर, जाके 5,000, 7,000, $8,000 तक भी शूट कर सकते हैं। इस तरह की एक धारणाएं जो है वो बनाने की कोशिश की गई। लेकिन अगर आप यूएस के बजट को आप ध्यान से देखेंगे, जो कि कई बार ये बोला जा रहा है कि $750 बिलियन का डेट जो है वो कम हो जाएगा यूएस के बुक्स में से, तो यूएस का जो फिस्कल डेफिसिट है उसका $1 ट्रिलियन तो सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट पे करने में जाता है। तो मैं बिल्कुल यूमे की बात से जो है बिल्कुल एग्री करता हूँ कि मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह के डिमांड सप्लाई पे इसका कोई इम्पैक्ट आने वाला है। ये खबर है और खबर की तरह जो है वो निकल जाएगी। आप इसे हर्षल कैसे देखते हैं? क्या जिस तरह के बज़ मार्केट में बन रहे हैं, हालांकि फिलिप आप उनकी टीम से भी है, उन्होंने कहा कि इसे सीरियसली नहीं लेना चाहिए और गोल्ड मार्केट पर इसका कोई असर नहीं होगा, आप क्या कहेंगे इस पर? जी, आई थिंक ब्रॉडली तो मैं सहमत ही हूँ जो फिलिप और नितिन जी ने कहा है। तो आई थिंक इसे शॉर्ट टर्म में बेसिकली एक है कि बहुत ही कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स भी इसमें आ रही है, क्योंकि उनके ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट खुद ने ये कहा है कि वहाँ की ऑडिट हर साल होती है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये फिर मार्केट में रूमर क्यों आ रही है कि वहाँ पे अगर वो ऑडिट करेंगे तो वहाँ कुछ और मिलेगा, क्योंकि वो वैसा होने की संभावनाएं मैं बोलूंगा कि नियर जीरो प्रोबेबिलिटी है इसे कोई डेवलपमेंट की कि वहाँ पे जो बोला गया है उतना गोल्ड नहीं हो। तो आई थिंक फिलहाल इसे सिर्फ एक रूमर की तरह ही लेना चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि इस पे से कोई मार्केट में मेजर इम्पैक्ट किसी भी तरह से इसमें देखने मिलेगा। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट जो वहां से आ रहे, बट डेफिनेटली क्योंकि गोल्ड का मार्केट ओवरऑल अभी गरमाया हुआ है, तो मार्केट जो है या एकदम एवरेज इन्वेस्टर जो है वो हर न्यूज को लेके बहुत सीरियसली उसे लेने लग जाता है। तो आई थिंक वो चलता रहेगा कुछ समय तक। हाँ हाँ, ओके, चलिए, तो यानी बहुत ज़्यादा इसको सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है, बेवजह का इस खबर को तूल दिया जा रहा है। फिलिप, वन मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वाई gold from UK is being shifted to US? Is there any pressure for physical delivery or something else? Well, this goes back to your first question about tariffs, because if you now this of course centers around the futures trading on the CME in New York. For those contracts, it's incredibly rare that they will be physically delivered, but there is always that option. That's part of the trading mechanism. But if now there is a concern or a risk that gold coming into the CME could be 20 or 25% more expensive if it was subject to tariffs, well, then suddenly that makes the whole mechanism really start to fall apart. And that's why you've had the premium on the CME really jump to reflect those concerns of the impact of those tariffs. Normally, the premium, or the EFP as it's called, the exchange for physical premium, normally this really trades at a very small premium to London to reflect the cost of financing, the logistical costs, etc., of moving gold, say, from London to the CME. But again, those threats of tariffs, we had that dislocation, and which is why those premiums really surged. I think if we really bring that up to date, my understanding is now that that EFP, that premium for gold on the CME, has really come back down to pretty much to quote unquote normal levels. And that suggests that maybe the market thinks now, whatever happens going forward from a gold point of view, there could well be sufficient levels of gold held on the CME. That isn't to say that we won't see more coming in, but I think that urgency and that drive and just the acceleration of those holdings of gold onto the CME, maybe for now at least, that's behind us.
ओके, यानी जो गोल्ड वहाँ पर शिफ्ट होने की बड़ी वजह है, एक तो फिजिकल डिलीवरी की वजह से भी हो रही है और उसका असर ये हो रहा है कि वहाँ पे प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर सीएमई पर देखने को मिल रहा है। नितिन जी, आपसे भी कई बार बातचीत हुई थी, आपने भी कई सारे ऐसे खबरें हमारे साथ शेयर भी की थी कि किस तरह से चार्जेज भी बढ़ाए जा रहे हैं, जो मिंटिंग कंपनियाँ हैं उनकी तरफ से, रिफाइनरीज की तरफ से चार्जेज बढ़ाए जा रहे हैं, उसका भी असर दिख रहा है और एक नी जर्क रिएक्शन भी कह सकते हैं या शॉर्ट टर्म है। क्या लग रहा है वो प्रीमियम कब तक कम होगा और मार्केट पर उसका क्या असर हो रहा है, गोल्ड मार्केट पर? देखिए, प्रीमियम तो कम होना शुरू हो गए हैं। जो हमने स्टार्टिंग में देखा था कि $50-60 के प्रीमियम चल रहे थे, या ईएफपी जो 12% एनुअलाइज्ड प्रीमियम पे काम कर रही थी, वो प्रीमियम काफी ज्यादा नीचे आ चुके हैं गोल्ड के अंदर। सिल्वर के अंदर 4 तारीख के बाद देखना शुरू करेंगे हम क्या इम्पैक्ट आता है, जब मैक्सिको के ऊपर जो है वो वापस सैंक्शंस या टैरिफ्स जो है वो वापस टैरिफ्स लग जाएंगे। और मैक्सिको चूंकि चांदी का सबसे बड़ा सप्लायर है, तो अगर चांदी की जो यूएस को सप्लाई है फ्रॉम मैक्सिको, अगर वो मान लीजिए एशिया के थ्रू रूट होती है, तो हाउ विल द प्रीमियम्स बिहेव, दैट वी हैव टू वेट फॉर दैट। बट गोल्ड की जहां तक मुझे लगता है, तो ये जो प्रीमियम्स है ये काफी हद तक अब जो है नॉर्मल हो चुके हैं। और अगर आने वाले समय में बात करूं, तो इसका इम्पैक्ट जो है अब बाजारों के अंदर नहीं पड़ने वाला है। लेकिन ओवरऑल अगर इंडियन मार्केट की डिमांड करें, बात करें, तो 84,000 85,000 के ये जो भाव चल रहे हैं, इसमें डिमांड नहीं होने की वजह से हम ये देख रहे हैं कि मार्केट में जो प्रीमियम्स होने चाहिए वो इस समय नहीं है। विश्वमोहन जी, ये जो डिमांड है वो लगातार कम हो रही है क्योंकि ऊंचे भाव की वजह से, और दो महत्वपूर्ण मार्केट भारत और चाइना जहां पर लगातार रिटेल में डिमांड कम हो रही है। हर्षल, एक व्यू आपका ट्रेड वॉर को लेकर, ट्रेड पॉलिसी की जो यूएस की है उसको लेकर जितनी अनसर्टेनिटी बनी हुई है, उसका ओवरऑल और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आप गोल्ड के मार्केट पे कैसे देखते हैं? वो गोल्ड मार्केट को किस तरह से फायदा या नुकसान कर सकता है? देखिए विश्वमोहन, इसमें दो तरीके के इम्पैक्ट यूजुअली मार्केट में देखते हैं। एक तो शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट होता है जो यूजुअली डॉलर पॉजिटिव होता है, जो हमने अभी भी देखा कि जब भी कोई इमीडिएट टैरिफ रिलेटेड न्यूज आती है तो डॉलर पे हमें एक स्लाइट पॉजिटिविटी देखने मिलती है, क्योंकि वो डॉलर सपोर्टिव है, तो वो गोल्ड के लिए नेगेटिव पर से हेडलाइन होती है। बट ओवर अ लॉन्गर टर्म टैरिफ्स ग्लोबल मार्केट के स्लो डाउन में कंट्रीब्यूट करेगी। जिस जिस इकोनॉमीज पे टैरिफ लगेगा उसमें स्लो डाउन हमें देखने मिलेगा, और अगर ग्लोबल इकोनॉमी ही स्लो हो रही है तो उसका इम्पैक्ट यूएस में भी देखने मिलेगा। तो आई थिंक जब वो इकोनॉमी स्लो डाउन देखने मिलेगा तो ओवर लॉन्गर टर्म यूएस में रेट कट्स की जो एक्सपेक्टेशंस है वो बढ़ेंगी, और फिर वो गोल्ड के लिए पॉजिटिव हो जाएगा। और उसके अलावा आई थिंक जितने देर तक और जितने लॉन्गर ये टैरिफ रहते हैं, उतना ही एक सेफ हेवन बाइंग जो हम कहते हैं वो गोल्ड की तरफ आई थिंक वो कंटिन्यू रहेगी जब तक ये टैरिफ की अनसर्टेनिटी जारी रहती है। तो आई थिंक मीडियम टू लॉन्ग टर्म ये डेफिनेटली कहीं ना कहीं गोल्ड के लिए सपोर्टिव है जो अनसर्टन माहौल है। शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली क्योंकि टैरिफ्स की वजह से शायद इक्विटी मार्केट्स में सेल ऑफ देखने मिल सकता है, और हमने देखा है टिपिकली कि जब यूएस इक्विटी मार्केट्स में बड़े सेल ऑफ्स आते हैं तब गोल्ड में भी सेल ऑफ हमें देखने मिला है। तो शायद अभी जो प्ले आउट हो रहा है वो सिमिलर काइंड ऑफ डायनामिक प्ले आउट हो रहा है। आपको क्या लगता है हर्षल, यहाँ से क्या भाव और कम हो सकते हैं? क्या आप कैसे रीड कर रहे हैं इस मार्केट को? कितनी गिरावट की संभावना यहाँ से और आपको दिख रही है? अब देखिए, 8 कंसेक्यूटिव वीक से जो है गोल्ड मार्केट पॉजिटिव गेन्स हमें दे रहा है, तो एक आई थिंक एक नॉर्मल करेक्शन जो है वो एक्सपेक्टेड होना भी चाहिए और आना भी चाहिए आई थिंक मार्केट में, क्योंकि जो जो बहुत ज्यादा स्पेकुलेटिव एक्टिविटी या फ्रॉड बन जाता है मार्केट में, वो निकलने के लिए आई थिंक एक करेक्शन स्वाभाविक है। सॉरी। तो हमें लगता है कि शॉर्ट टर्म में करेक्शन और $50-100 अगर आए तो कोई बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग नहीं होगा हमारे लिए, तो वो डेफिनेटली हो सकता है। बट जैसे मैंने कहा कि थोड़ा स्लाइटली लॉन्गर टर्म हम देखें तो, और हमने जो पिछला बिहेवियर देखा है लास्ट 2 से 3 सालों में गोल्ड में, जो है कि कोई भी बड़ी डिप्स जो आती है उसे बहुत ही एग्रेसिवली हमने बाइंग आते हुए देखी है, क्योंकि अनसर्टेनिटीज जो है ग्लोबल मार्केट में अभी भी बरकरार है। तो इस सिनेरियो में भी शायद एक सिमिलर चीज प्ले आउट हो सकती है। होगा जहां पे लग रहा है कि वापस से लोग बड़ी खरीदारी वापस से लौटेगी। लेवल्स आई थिंक 2750 मुझे पूछ रहे हैं आप? सॉरी। हाँ बिल्कुल, हर्षल आपसे ही है। हाँ, आई थिंक ऑलरेडी हमने देखा है कि $100 तो गोल्ड टॉप से करेक्ट हो ही गया है ऑलमोस्ट। तो आई थिंक 2800 2750 के जो लेवल्स है उस लेवल के आसपास हमें लगता है कि सपोर्ट्स आने चाहिए। ओके, इंडियन मार्केट के हिसाब से अगर देखें तो हर्षल? मार्केट्स में रफली आई थिंक 80 से 82,000 के बीच के जो लेवल्स है
वहां पे हमें लगता है कि सपोर्ट मिलेगा। ओके, 80 से 82 हज़ार आपको लग रहा है कि सपोर्ट लेवल है, अच्छा बाइंग वहां पर दिख सकता है। नितिन जी, आप क्या कहेंगे, आपको कहां लगता है जो सप्लाई जोन बेहतर दिख रहा है गोल्ड में एंट्री के लिए? शिवन जी, अगर मैं बात करूं तो अगर आप देखें तो लास्ट 10-15 दिन में 20 दिन में क्रिप्टो मार्केट जो है वो 15-20% गिर चुका है। या फिर अगर मान लीजिए इक्विटी मार्केट की बात करें तो वो भी काफी हैवी सेल ऑफ दे चुके हैं। गोल्ड में मुझे लगता है कि ये जो सेलिंग आ रही है ये डोमिनोज इम्पैक्ट हम देख रहे हैं कि जो क्रिप्टो की वजह से लोगों को M2Ms आ रहे हैं उसकी वजह से हम देख रहे हैं हेज फंड्स वगैरह जो है वो गोल्ड को सेल कर रहे हैं। अभी गोल्ड की अपनी गिरावट जो है वो शुरू नहीं हुई है और वो मुझे लगता है कि मंडे या ट्यूसडे से जब ये टैरिफ वॉर और इंटेंस हो जाएगा, जैसा कि चीन ने कहा है कि वो इसका जो है वो रिप्लाई देगा, और मुझे लगता है कि ट्रम्प जिस तरह की उनकी शख्सियत है वो इस तरह के रिप्लाई पे शांत होने वाले नहीं है। तो मुझे लगता है वहां से गोल्ड में करेक्शन की उम्मीद बनेगी। और जैसा कि मैंने आपके पिछले शो में बोला था कि 83,000 82,000 के लेवल्स ऐसे हैं जहां पे जो लोग फंसे हुए हैं, जो हमारे ज्वेलर्स भाई ऐसे हैं जिन्होंने अपने भाव नहीं काटे, वो वहां पे काट सकते हैं। और जहां तक अगर फ्रेश बाइंग की बात करते हो तो मुझे लगता है जो हर्षल के लेवल्स हैं 80,000 टू 82,000 इंडियन मार्केट में, और अगर मैं इंटरनेशनल की बात करूं तो मुझे लगता है कि 2650 तक के जो लेवल्स हैं वो फ्रेश बाइंग के लिए काफी गुड है। 2650 से 2700 के आसपास एक अच्छी बाइंग बनती है गोल्ड में। ओके, तो यानी 80 हज़ार से 82 हज़ार दोनों एक्सपर्ट्स को लग रहा है कि यहाँ पे लोकली आप खरीदारी कर सकते हैं। और वो लेवल दिख कब सकता है नितिन जी? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं बात करूं तो 82,000 तक के लेवल्स जो है वो मुझे होली के पहले ही मतलब नजर आ रहे हैं। तो अगर इसकी बात करें मतलब अपने इंडियन लेवल इंडियन मार्केट्स के हिसाब से बात करें तो गोल्ड के अंदर बुल्स के लिए ये थोड़ी सी ब्लडी होली हो सकती है, खूनी होली। तो देखते हैं, यानी गोल्ड के लिए अगर उस तरह की गिरावट आई तो लोगों के लिए मौका भी हो सकता है। 80 82 लग रहा है आपके लिए कि अब अच्छा बेस बन चुका है 80 हज़ार के आसपास, जहां अच्छा सप्लाई जोन है वहां पे खरीदारी लौटेगी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेंट्रल बैंक की बाइंग को लेकर और ETF को लेकर। मिस्टर न्यूमैन, सेंट्रल बैंक इज एग्रेसिवली बाइंग गोल्ड. How could central banks and ETF role could play a major role in gold demand supply dynamics, sir? Sure. Well, you touched on central banks and ETFs, so let's take each of those in turn, I would suggest. So if we start with central banks, first and most important, the past 3 years, you've had either record buying or close to record buying by central banks on a global basis at around the 1,000 tons mark for those 3 years. So really, that's been unprecedented. And we have to try and understand that. And I think the most important reason has been this phrase, this de-dollarization. Central banks concerned about the weaponization of the dollar following Russia's invasion of Ukraine. Some central banks or countries worried about, could their assets, their overseas assets, be frozen? So on one level, there's been some repatriation, but that is not central bank demand. That's just a movement of metal already held by the official sector. But the reaction also has been to add to those holdings. And you ask about the impact on the gold price. Well, what that has done, that has been incredibly important in, I guess, a couple of things. One, in terms of the overall positive sentiment towards gold, but also in terms of the floor that the central banks, that buying has really helped, not just to solidify the floor, but we've seen that gold price support levels move up quite considerably. And we would suggest that buying will continue at a pretty healthy level this year. It may not reach the levels of the past 2 or 3 years, but really taking a step back, and from a historical standpoint, I think it will still be exceptionally exciting and one to keep an eye on. In terms of ETFs that you also ask about, this is one of the vehicles, the investment vehicles, that is reflecting that institutional interest, that institutional demand for gold. And if you look at ETF holdings, they have ramped up quite significantly. They're now going back to levels that we saw in January 2024. And this is one of the elements in the market that has been really quite important in helping gold to move higher and to hit these record highs that we've seen recently.
ओके, तो इंस्टीट्यूशनल की खरीदारी भी यहाँ पर देखने को मिल रही है गोल्ड ETF में, और साथ ही सेंट्रल बैंक्स की तो एग्रेसिव खरीदारी हुई भी थी और उम्मीद की जा रही है कि इस साल भी उस तरह के बचे हुए महीने में खरीदारी देखने को मिलेगी। अब बात चांदी की करते हैं। चांदी की कहानी नितिन जी आपको कैसी लग रही है? हालांकि चांदी उस तरह की रैली अभी भी बची हुई है, कब से कहा जा रहा है कि लगातार चौथे साल डेफिसिट है, सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, लेकिन अभी तक भाव में उस तरह का रिफ्लेक्शन अभी तक नहीं दिखा है। क्या इस साल वो दिखने वाला है क्या चांदी में उस तरह की रैली? नितिन जी। निर्भक जी, नितिन जी आपको आवाज आ रही है? चलिए वही सवाल मैं हर्षल आपसे जानना चाहूंगा, क्या लग रहा है चांदी में इतनी देरी क्यों हो रही है? उस तरह की रैली चांदी में अभी तक बची हुई है जिस तरह की रैली हमने गोल्ड में अब तक देखी है? जी बिल्कुल विश्व मोहन, आई थिंक चांदी में एक्सपेक्टेशन डेफिनेटली ये रही है, क्योंकि जैसे आपने बताया कि स्ट्रक्चरली और फिजिकल फंडामेंटल्स के हिसाब से चांदी फंडामेंटल्स से ज्यादा सपोर्टिव है। बट चांदी में आई थिंक एक बड़ा एलिमेंट जो है वो क्योंकि एक इंडस्ट्रियल मेटल भी है, और अगर चाइना में ग्रोथ कंसर्न्स है, ग्लोबली ग्रोथ कंसर्न्स है, तो टिपिकली वो इंडस्ट्रियल मेटल्स पे नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं। तो आई थिंक उस इम्पैक्ट की वजह से चांदी में जो है हमें गोल्ड जितनी रैली देखने नहीं मिली है, क्योंकि टिपिकली फर्स्ट जो बाइंग सेफ हेवन में होती है वो गोल्ड में होती है, और चांदी यूजुअली बाद में कैचअप करता है। तो हमें अभी वही सिनेरियो देखने मिला है कि चांदी ने कहीं ना कहीं गोल्ड जितनी फास्ट रैली दी नहीं है इस साल। तो कहीं ना कहीं जब तक सस्टेनेबली सेंटिमेंट जो है वो चेंज नहीं होता, स्पेशली इंडस्ट्रियल मेटल्स को लेके, तब तक वो चांदी में शायद हमें बड़ी जो कहते हैं कि रैली देखने नहीं मिले। बट हम अभी भी चांदी में बुलिश ही है इस साल को लेके। हमें लगता है कि $35 के आसपास के लेवल जो है हमें इंटरनेशनल मार्केट में देखने मिल सकते हैं। ओके, $35 इंटरनेशनल मार्केट में। नितिन जी छोटा जवाब, चांदी में आपको इस साल क्या लेवल दिख रहा है? 10 सेकंड में जवाब दीजिएगा सर। सर आई थिंक आई एम नॉट दैट बुलिश ऑन सिल्वर, मैं उतना बुलिश नहीं हूँ सिल्वर पे, एंड आई फील कि सिल्वर का जो एवरेज प्राइसिंग रहेगी इस साल वो 30 और 31 के बीच में ही रहेगी। ओके, चलिए, तो आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं है, लेकिन हर्षल को लगता है कि $35 इस साल कॉमिक्स पर चांदी जा सकती है। शुक्रिया हर्षल आपका, नितिन जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला, और साथ ही बिग थैंक्स टू मिस्टर फिलिप न्यूमन फॉर टेकिंग योर टाइम आउट फॉर अस। चलिए, तो इस खास पेशकश को वहीं समेटते हैं, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।